नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 4 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ में जो आपके अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका भी सॉल्यूशन। तो देखिए, यदि आप कंप्लीट बुक के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे और वह आपकी बुक भी लाइन वाइज लाइन पढ़ा दी गई है। अगर आप अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो वहां से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि सर साइड में होके पढ़ाया करो, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, और फिर मैं 1 या 2 सेकंड के लिए साइड में हो जाऊंगा, तब आप स्क्रीनशॉट ले जाना हर एक क्वेश्चन का। चलिए भी, भारत में द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? द्वितीय का मतलब होता है दूसरा नगरीकरण। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको पहले नगरीकरण के बारे में पता होना चाहिए। तो बात क्या हुई थी कि जब आपका हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आपका पहला नगरीकरण था, क्योंकि भारत की जो क्षेत्र था ना उसमें, उसके बाद वो किसी कारणवश समाप्त हो गए थे वो नगर। उसके बाद दोबारा जब नगर बचे ना, उसको कहा गया द्वितीय नगरीकरण। वही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना। देखिए कि आप भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जब गंगा के उपजाऊ मैदानों में नए नगरों और राजधानियों का विकास हुआ भी, उसने कहा कि हड़प्पा के पतन के बाद भी जब गंगा के उपजाऊ मैदानों में नए नगरों और राजधानियों का विकास हुआ तो इसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया। तो ये आपका था कि जैसे ही क्वेश्चन आपका हो गया ना, द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय, ये आपने यहां तक कर दिया। यदि 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इसे लिख सकते हैं इतना, लेकिन अगर आपके मार्क्स ज्यादा आता तो आपको हड़प्पा वाली बात शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको क्वेश्चन समझाना, कि आप खुद लिख दें कि कितने नंबर का, उसके आधार पे आप 2-4 लाइनें जोड़ सके या 2-4 लाइनें हटा सके। तो मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, ये नहीं कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब इसका समय बताना कि कब से कब तक था। यह काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस समय नगरों में व्यापार, शासन, कला और संस्कृति का विकास हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद पुनः नगर जीवन की वापसी का संकेत था। कि इस समय में क्या हुआ, जो आपका ये था ना, शासन, कला, संस्कृति का विकास हुआ, और हड़प्पा के बाद पुनः नगर जीवन की वापसी का संकेत था, क्योंकि उस हड़प्पा समाप्ति के बाद भारत में नगर बिल्कुल बिखर चुके थे। उनका हमें आज भी पता नहीं चला कि हड़प्पा क्यों समाप्त हुई। लेकिन फिर क्या था, लोग इधर उधर घूमने लगे थे। उसके बाद का जो बात है, कोई हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि उसके बाद कोई नगर हुए हों। डायरेक्ट हमें यहाँ जब आए हम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, इनके बारे में हमें जानकारी मिली, द्वितीय नगरीकरण के बारे में। जनपदों और महाजनपदों का भारत के, ये था आपका इतिहास में क्या महत्व। प्रारंभिक इतिहास में ये टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहां आएगा प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व था। जनपद और महाजनपद भारत के प्राचीन राजनीतिक संगठन की पहली इकाइयां थी। मेन बात इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो जनपद और महाजनपद ना, भारत के प्राचीन राजनीतिक संगठन, राजनीतिक मतलब जैसे राजा है, उसके मंत्री है, ये आपका एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी। तो इन्हीं में क्या हुई थी, पहली प्रशासनिक व्यवस्था भी हुई थी। तो आपको यही लिखना है कि जनपद और महाजनपद भारत के प्राचीन राजनीतिक संगठन की पहली इकाइयां थी। बाद में आपके राज्य, साम्राज्य और इस प्रकार से बनते गए, लेकिन स्टार्टिंग में क्या बने थे, जनपद और महाजनपद बने थे, कि लोगों ने एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने शासन व्यवस्था बनाई थी, अपने राजा चुना था। तो इस प्रकार की व्यवस्था की पहली इकाइयां थी। इन्हीं से आगे चलकर बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य बने। इनसे हमें उस समय की शासन प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था, व्यापार और सांस्कृतिक विकास की जानकारी मिलती है। जनपद और महाजनपदों के इतिहास से ही हमें उस समय की जानकारियां मिलती है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो। तो आपको ये बात इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लिख लेना। बाकी आपके एग्जाम में पहले वाला क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, पक्का आएगा। श्योर, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया प्रारंभिक किससे, द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, अगला और मैं बताऊंगा कौन सा। ये तो आप जरूर याद कर लेना भी। इन जनपदों और महाजनपदों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का विकास किया भी।
तो मतलब कि शासन प्रणाली किस प्रकार थी। देखिए शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक लोकतांत्रिक जिसमें जनता अपना राजा चुनती है, एक राजतांत्रिक जिसमें राजा का बेटा राजा होता है और राजा के पास सारी शक्तियां होती है। लोकतांत्रिक में क्या होता है, राजा के पास शक्तियां नहीं होती, जिसको गणतांत्रिक भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कैसी थी। इन जनपदों और महाजनपदों में दो प्रकार की शासन प्रणालियां थी, मतलब दोनों प्रकार की थी। तो हम देखते हैं कि किसमें कौन सी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजतंत्रात्मक प्रणाली की। अधिकांश महाजनपदों में जैसे मगध और कौशल में राजा सर्वोच्च होता था। महत्वपूर्ण निर्णय राजा के लिए ही राजा द्वारा ही लिए जाते थे और जो शक्तिशाली था वही राजा बनता था। ये बात आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद कौन सी थी दूसरी, गणतांत्रिक प्रणाली। कुछ नहीं, या तो मेन है ना, आप मल और वज्जी को ही याद रखेंगे। मल और वज्जी में शासन किसके द्वारा, सभा या समिति द्वारा चलाया जाता था, और जबकि राजतंत्र में राजा द्वारा चलाया जाता था। इसमें क्या होता था, सभा होती थी कुछ लोगों की जिसमें वरिष्ठ लोग और बुद्धिमान लोग शामिल होते थे भी, समिति द्वारा चलाया जाता था। इन सभाओं में सभी महत्वपूर्ण निर्णय मतदान या विचार विमर्श से लिए जाते थे। मतलब कि राजा को सारे अधिकार नहीं थे सारे निर्णय लेने के, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये सभा या समिति लेती थी। या तो आपस में बातचीत करके निर्णय लेते थे या फिर वो मतदान डाल लेते थे, मतलब वोट डाल लेते थे कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर पक्ष में आ गए तो होना चाहिए, विपक्ष में आ गए तो नहीं होगा। तो ये थी गणतांत्रिक प्रणाली और दो प्रकार की प्रणाली आपकी थी। अध्याय के आरंभ में दिए गए उदाहरण पर विचार करें और समूह में चर्चा करें। अपने निरीक्षणों और निष्कर्षों की तुलना करें कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या अनुशंसा की। देखिए क्वेश्चन यही बनता है, आपका यहीं से बना सकता है, कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या अनुशंसा की थी। मेन क्वेश्चन ये था, क्या यह आज की परिस्थिति से भिन्न है, मतलब आज कैसा राज्य होना चाहिए, ठीक है। और कौटिल्य ने उस समय राज्य की कैसी अनुशंसा की थी, मतलब राज्य को कैसा होना चाहिए ये बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए कौटिल्य के अनुसार भी। कौटिल्य ने कहा कि एक राज्य ऐसा होना चाहिए जहां उपजाऊ भूमि, जल स्रोत, वन, खनिज, पशु संपदा, सड़क और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था होगी। तो कौटिल्य ने कहा था कि एक राज्य ऐसा होना चाहिए, एक राजा का जो राज्य होता है ना, साम्राज्य, वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। उन्होंने एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य की बात की थी। आज की परिस्थिति में भी राज्य के विकास के लिए यही बातें आवश्यक हैं, बहुत ज्यादा ये आवश्यक है यही बातें। मतलब ये बातें कौटिल्य ने आज से लगभग 2000 साल पहले बता दी थी, 2200 साल पहले बता दी थी। अंतर केवल इतना है कि अब इन सुविधाओं के लिए, अब जो ये सुविधाएं है ना, जो जैसे सुरक्षा है, ये आपके भूमि, इनके लिए आधुनिक साधनों और तकनीक का प्रयोग होता है। बाकी जो मूल विचार है वो यही है कि राज्य में सिंचाई के लिए साधन होने चाहिए, पशु संपदा होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ये कौटिल्य ने बताया था। पाठ के अनुसार प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे होता था अभी। तो जो बिल्कुल प्रारंभिक काल की बात कर रहे हैं, तो शासकों का चयन जैसे आपको पहले बताया था, सभा या समिति द्वारा होता था। प्रारंभिक वैदिक समाज में शासक का चयन सभा और समिति नामक संस्थाओं द्वारा किया जाता था। राजा से अपेक्षा की जाती थी, एक नंबर में आता तो यहाँ तक राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह परामर्श लेकर ही निर्णय ले, मतलब उनसे विचार विमर्श करके निर्णय ले, अपने आप से खुद से कोई निर्णय न ले। यदि राजा अयोग्य और अन्यायी होता था तो सभा द्वारा पद से हटाया भी जा सकता था। यह उस समय की प्रारंभिक लोकतांत्रिक सोच का उदाहरण है, या लिख सकते हैं यह उस समय की प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक मतलब जहां राजा लोग चुनते हैं भी। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकार हैं, कि आप क्या हैं, इतिहासकार हैं, और आपसे ये पूछा जाता है कि आप महाजनपदों के विषय में जानकारी हेतु आप कौन से स्रोत, पुरातात्विक साहित्य का उपयोग करेंगे, प्रत्येक से आपको क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले आप देखिए जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें से आप क्या क्या चीज देखेंगे भाई। तो पुरातात्विक स्रोत आपके होते हैं उत्खननों से, ये जो किले, भवन, मिट्टी के बर्तन, ये सारे क्या पुरातात्विक स्रोत है जो बहुत पहले जमाने के हैं, वो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। तो उत्खननों से मिले किले, भवन, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, हथियार आदि से हम किसके बारे में जान सकते हैं, नगर व्यवस्था, क्योंकि नगर व्यवस्था कैसी थी,
जैसे किले मिलेंगे ना तो उनके नगर किस प्रकार से बसे हुए थे, किस प्रकार की गलियां थी, वो जानकारी मिल जाएगी। व्यापार के बारे में सिक्कों से और अन्य चीजें मिले, उन्हें व्यापार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और जीवन शैली, उनके जो भवन है, आपके जो मिट्टी के बर्तन है या फिर और कोई संबंधित पुरानी चीज मिलेगी, उनकी जीवन शैली की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथों, जो हमारे जो आपके महाजनपद हैं और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें ये बौद्ध ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे भी। बौद्ध और जैन ग्रंथों से शासन, धर्म और समाज और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इन दोनों स्रोतों से मिलकर महाजनपदों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। अब है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था ना, तो ये इसमें पूछा गया है कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य शरद पूर्व में नगरीकरण हेतु लौह धातु विज्ञान का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था भी? तो लौह विज्ञान धातु के मतलब कि जो लौह का जो धातु विज्ञान आया था ना, मतलब लोहे की जो खोज हुई थी, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है उस समय में भी? तो देखिए, पहले लोहे से पहले उनके जो औजार वगैरह होते, लकड़ी वगैरह का प्रयोग करते थे वो, ठीक है, पत्थर वगैरह का प्रयोग करते थे। लेकिन लोहा आने के बाद क्या परिवर्तन हुए आपको ये लिखने हैं, और उस चीज का क्या फायदा हुआ, इसके आंसर में आपको ये लिखना है। आप खुद से भी आपके दिमाग में ये छप जाएगा क्वेश्चन पे। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या बताना, उत्तर आपको हमेशा पता रहता है अगर आपने अध्याय पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है तो भी। मेन दिक्कत यही होती है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया। तो इसमें लोहे के फायदे पूछे गए, उस समय क्या हुए भी। लोह धातु विज्ञान के विकास से कृषि उपकरणों और हथियारों का निर्माण सब हुआ भी। तो क्या हुआ, जो कृषि में उपकरण काम आते थे ना, यंत्र बनाए जाते थे, वो बनाने लगे। हथियारों का निर्माण, हथियार बनाने लगे लोहे से। और जब वो ये बना दिए गए, लोहे के औजारों से भूमि जोतना आसान हुआ भी, ठीक है, मतलब कृषि करना आसान हुआ, जिससे अन्न उत्पादन और व्यापार बढ़ा भी। लोहे के मजबूत हथियारों से राज्यों की सैन्य शक्ति बढ़ी और नए नगरों का निर्माण हुआ। इसलिए ये दोनों अलग अलग कर लेना आपको भी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना दो, कि सैन्य शक्ति बढ़ी, ठीक है, जिससे साम्राज्य का विस्तार हुआ। साम्राज्य, सैन्य शक्ति बढ़ी तो साम्राज्य सुरक्षित हुआ और साम्राज्य का विस्तार करना आसान हुआ, क्योंकि जब सेना बढ़ेगी ना तो बाकी क्षेत्रों पे अधिकार भी हो जाएगा और रक्षा करने भी आसान हुई। और इससे क्या हुआ, ये पॉइंट अगले में कर लेना, नए नगरों का निर्माण हुआ। इसलिए लौह धातु विज्ञान ने द्वितीय नगरीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। ये चीज आपके क्वेश्चन हुए भी। तो इस प्रकार से आपको दो क्वेश्चन वैसे आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके, एक पहला द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, और एक सबसे लास्ट लो ये धातु विज्ञान थी, इसका जो था विकास किस प्रकार महत्वपूर्ण था, इसके क्या फायदे हुए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ लेना। इसी प्रकार मैं आपको बाकी अध्याय में बता दूंगा कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करते हैं। तो मिलेंगे अगले अध्याय के प्रश्न उत्तर में। कंप्लीट सीरीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई आपकी क्वेश्चन आंसर की और अध्याय की, तो आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार कहना न पड़े। थैंक यू वेरी मच।